पे आज हम फिर से हाजिर हैं एक नए डिक्टेशन के साथ। यहाँ पर आपको 3 डिक्टेशन मिलेंगे, बस टाइम थोड़ा सा कम हो गया। एडिटोरियल 5 मिनट का है और आपका कोर्ट वाला भी 5 मिनट का है। बस संसदीय आपका रहेगा 10 मिनट का। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं इनके कठिन शब्द और नियमों के बारे में। नियम 2-3 ही निकले हैं इसमें। पूर्वक, पूर्वक के लिए आप पारा से काट सकते हैं पर। ठीक है, तो गंभीरतापूर्वक, उपेक्षापूर्वक, ध्यानपूर्वक या फिर जो भी पूर्वक आए उसके लिए। ठीक है, अगला है सभा, यानी विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा या कोई भी सभा आए तो उसके लिए आप सा व्रत भा या जो भी आप बनाते हैं, मुझे नहीं पता क्या बनाएंगे बट बना जरूर लीजिए। ठीक है, अगला है के आधार पर, तो ये आता है अक्सर कई डिक्टेशन में आ चुका है, तो आज ये बता दिया है मैंने। इसके लिए आप कुछ भी डिसाइड कर लें, जैसे भी आप बनाना चाहें, बस पूरा मत लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये कभी भी सिंगल नहीं आता, किसी न किसी चीज़ के साथ जुड़ के आता है। साक्ष्य के आधार पर, रिपोर्ट के आधार पर, इसके आधार पर, उसके आधार पर, या कुछ भी नॉलेज के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, किसी के भी आधार पर ये जुड़ के आता है हमेशा के आधार पर। ठीक है, तो ये था नियम। अगला है कठिन शब्द और वाक्यांश। कुछ कठिन शब्द हैं इसमें, लिख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। भाजपा अध्यक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष, प्रेस कॉन्फ्रेंस, अमित शाह, विधिवत तरीके से, शासनाध्यक्ष, स्वीकार किया है कि, स्वीकार करते हैं कि, गंदगी, सामाजिक आधार पर, संविधान निर्माता, सहूलियत, रिजर्वेशन, ओबीसी, पिछड़ा वर्ग, इंदिरा, सटीक फैसला, शिक्षण संस्थान, मेडिकल कॉलेज, वजीफा, उपहति, कार्यतकी, आरोपित, अपराध, दोषमुक्त, भारमुक्त, व्यतीत, अभिरक्षा, प्रमाण पत्र, निर्णय, संलग्न, अधिसंभाव्य, संकट, संभावना, युक्ति युक्त, संदेह से परे, असफल, परिरुद्ध, उपरोक्तानुसार, कालावधि, निरंक, तितर वितर, जमाव, उपनिरीक्षक, भार साधक अधिकारी, थाना, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट। ये थे कुछ कठिन शब्द और वाक्यांश। नियम भी बता दिए गए हैं, तो उम्मीद है आप पहले से समझ गए होंगे कि कुछ ऐसे जटिल शब्द आने वाले हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मतलब पहले से इनके लिए रेखाएं डिसाइड करनी होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल, जो कि 100 शब्द प्रति मिनट की गति से है और इसका अवधि है 5 मिनट। ठीक है, तो स्टार्ट हो जाइए। एडिटोरियल स्टार्ट करेंगे ठीक 5 सेकंड बाद। आखिरकार राजनीतिक दलों और साथ ही देश की जनता को लंबे चुनाव प्रचार से मुक्ति मिली। इसे संयोग ही कहा जाएगा कि चुनाव प्रचार की समापन के मौके पर भाजपा अध्यक्ष ने भी संवाददाता सम्मेलन किया और कांग्रेस अध्यक्ष ने भी। एक ओर जहां राहुल गांधी ने अपनी बात कहने के साथ ही संवाददाताओं के सवालों की जवाब दिए, वहीं दूसरी ओर भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल अमित शाह ने ऐसा किया, चूंकि उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित हुए थे। इसलिए यह अपेक्षा की जा रही थी कि वह भी सवालों की जवाब देंगे, लेकिन उन्होंने यह कहकर इनकार कर दिया कि यह तो पार्टी अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। यह एक प्रश्न हो सकता है कि भाजपा अध्यक्ष की ओर से बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी को सवालों के जवाब देने चाहिए थे या नहीं, और उनके जवाब पार्टी नेता के तौर पर माने जाते या फिर प्रधानमंत्री के तौर पर। लेकिन यह भी
अपनी जगह सही है कि उनसे सवालों के जवाब की उम्मीद की ही जा रही थी, इसलिए और भी क्योंकि 5 साल के अपने कार्यकाल में उन्होंने एक बार भी विधिवत तरीके से किसी संवाददाता सम्मेलन को संबोधित नहीं किया। इस बात को लेकर जब तब सवाल भी उठते रहे हैं। अब जब उन्होंने अपनी सरकार की वापसी का दावा किया, तब फिर यह उम्मीद की जाती है कि वह इस सवाल के लिए गुंजाइश ना रहने दें कि वह प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना क्यों नहीं करती। यह सही है कि प्रधानमंत्री ने विभिन्न अवसरों और खासकर चुनाव के मौके पर मीडिया से बातचीत की है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर सवालों की जवाब नहीं दिए। आखिर वह इसकी अनदेखी कैसे कर सकते हैं कि शासनाध्यक्षों की ओर से संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर पत्रकारों के सवालों की जवाब देने का चलन पूरी दुनिया में है और इसे स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी माना जाता है। करीब करीब एक ही समय पर कांग्रेस और भाजपा की शीर्ष नेताओं की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक उल्लेखनीय अंतर यह भी देखने को मिला कि जहां भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री ने दावे के साथ यह कहा कि उनकी सरकार फिर से बनने जा रही है और पर्याप्त बहुमत से बनने जा रही है, वहीं राहुल गांधी ने ऐसा कुछ कहने से इनकार कर दिया। उनका तर्क था कि जनता की निर्णय के बारे में वह कुछ नहीं कहना चाहती। वह केवल यही कहने तक सीमित रहे कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को घेर दिया है और उनकी वापसी नहीं होने वाली। चुनाव नतीजों को लेकर अपने पक्ष में कोई दावा ना करने के पीछे कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन इसे उनके आत्मविश्वास से जोड़कर भी देखा जा सकता है। जो भी हो, चंद दिन बाद ही यह साफ हो जाएगा कि किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन अच्छा यह होगा कि राजनीतिक दल इस पर विचार करें कि चुनाव के दिनों में जैसा कटु माहौल बन जाता है, उससे आखिर कैसे बचा जाए। उन्हें कम से कम यह तो सुनिश्चित करना ही चाहिए कि यह माहौल चुनाव के साथ ही खत्म हो जाए। डिक्टेशन समाप्त हुआ। उम्मीद है आप लोगों ने लिखा होगा। चलते हैं अगले डिक्टेशन की तरफ। ये 80 शब्द प्रति मिनट की गति से है और 10 मिनट की अवधि का है। संसदीय डिक्टेशन है, तो 100 का आप लिखें अभी तो आपको स्लो स्पीड मिलेगी, ज़्यादा कष्ट नहीं होगा। परंतु 10 मिनट तक लगातार लिखना है तो आप अपनी पेंसिल को साफ कर सकते हैं या फिर 2-3 पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं ठीक 5 सेकंड बाद। उपाध्यक्ष महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक महत्वपूर्ण सवाल और मुद्दे पर हमें बोलने का मौका दिया। हम समाजवादियों ने हमेशा यह स्वीकार किया है कि जाति समाज की गंदगी है। जितनी जातियां हैं, जाति के आधार पर पहचान हो, लेकिन यह समाज की गंदगी है, यह भी हम स्वीकार करते हैं। यह गंदगी कपड़े से छिपाने से नहीं जा सकती। इसकी सफाई के लिए संविधान में
शैक्षिक और सामाजिक आधार पर जो बहुत छोटी जातियां हैं, कमज़ोर हैं, जिनकी संख्या भी कम है, उन जातियों को भी आगे लाने के लिए शैक्षिक और सामाजिक आधार पर विशेष अवसर देने के लिए उनको आरक्षण देने की नीति बनाने का अवसर संविधान निर्माताओं ने दिया है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आज ऐसी बहुत सी जातियां हैं। हमने क्यों जाति के आधार पर जनगणना करने का फैसला किया और आप लोगों पर दबाव दिया, इसकी मांग की, जिस पर पूरा सदन तैयार हुआ, सहमत हो गया, क्योंकि ऐसी बहुत सारी जातियां हैं जिनकी अभी तक कोई पहचान ही नहीं है। इसके लिए हमने पहली बार उत्तर प्रदेश में कदम उठाया। ये जातियां हैं राजभर, निषाद, प्रजापति, मल्लाह, कहार, कश्यप, कुम्हार, धीवर, विंद, भर, नाविक, धीमर, वाथम, मछुआरी, माझी, तुरहा और गौड़। ये लगभग 17 जातियां ऐसी हैं जिनके बारे में हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में इनकी कोई पहचान नहीं है और कहीं भी किसी तरह से नौकरियों में या विधानसभाओं और लोकसभा में इनका कोई खास महत्व नहीं है। हमने यह कदम उठाया था, इससे उनको नौकरियां मिलीं और आज भी कुछ नौकरियां करने वाले हैं। लेकिन दूसरी सरकार जो आई तो उसने इन 17 जातियों को खत्म कर दिया। विधानसभा का प्रस्ताव हमने दिल्ली में सरकार को भेजा। जाति के आधार पर जनगणना की मांग हमने इसलिए रखी ताकि इन जातियों की पहचान हो। ये छोटी छोटी संख्या वाली जातियां हैं और गरीब भी हैं। ये बहुत पीछे रह गई हैं। ये ऐसी जातियां हैं जिनकी पहचान नहीं है। इसलिए हम लोगों ने जाति के आधार पर आपसे मांग की थी और इसलिए की थी कि आरक्षण तो हो ही गया, मंडल आयोग आदि सब हुआ है, जाति के आधार पर आरक्षण हुआ है। जाति के आधार पर सदन एक बार मान चुका है। हम केवल यह चाहते हैं कि अभी जो जनगणना हो रही है और इस जनगणना में इतनी सहूलियत एवं सुविधा है कि केवल एक कॉलम बन जाएगा। ये जो कहते हैं कि बड़ी मुश्किल होगी, हमने वरिष्ठ अधिकारियों से बात की है। वे कह रहे हैं कि इसमें कोई मुश्किल नहीं है, एक कॉलम अलग हो जाएगा, उसमें जाति रखी जाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जातियों के बारे में पता तो चले। इतनी कमज़ोर और कम संख्या वाली जो जातियां हैं उनकी स्थिति क्या है। जनगणना में शिक्षा, मकान और खेती आदि के बारे में
सब जानकारी की जा रही है। ये जो सब ताल तलैया, पेड़ पौधे, नाले हो रहे हैं, इनके बारे में लिखा जा रहा है, तो जाति जनगणना में सरकार को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसे सरकार को स्वीकार कर लेना चाहिए। यह हमारा आधार और तर्क है। जब ओबीसी का रिजर्वेशन हुआ, शायद सदन को पता नहीं होगा कि इंदिरा साहनी केस चला तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जाति की गणना जब तक नहीं होगी तब तक सटीक फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि पता नहीं कितनी जातियां हैं। इसलिए फैसला करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसी तरह शिक्षण संस्थाओं में हुआ। शिक्षण संस्थाओं में बहुत मुश्किल हो रही है। हम शिक्षा के क्षेत्र से बहुत जुड़े रहे हैं और आज भी जुड़े हुए हैं। आज भी हमारे यहाँ बड़े बड़े कॉलेज हैं, पीजी कॉलेज हैं। हमारे क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज है। हम देख रहे हैं आज स्थिति यह है कि इन जातियों की अभी तक कोई खास संख्या नौकरियों में नहीं है, इसलिए कि अभी तक यह पता नहीं है कि कितनी संख्या कौन सी जाति की है। अंदाजे पर हिंदुस्तान की सरकारें चल रही हैं। हमें कोई बता दे और स्पष्ट कर दे कि हमारी यह नीति थी। महोदय, अभी तक महिलाओं की बात चल रही थी। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमने अपने समय में बीए तक की शिक्षा मुफ्त दी और 20,000 रुपये उन्हें कन्याधन के रूप में दिया और वजीफा अलग दिया। हिसाब लगाया तो 2,000 रुपये महीना लड़कियों को मिला, जिससे भी आगे पढ़ने के लिए गईं। और कुछ जगह तो ऐसी हालत हो गई कि लड़कियों की तादाद ज़्यादा और लड़कों की कम थी। हम अपने यहाँ की बताना चाहते हैं। हमारे यहाँ बीए और एमए की क्लासों में लड़कियों की तादाद ज़्यादा और लड़कों की कम थी। जब उत्तर प्रदेश में दूसरी सरकार आई तो ये सारी सुविधाएं समाप्त कर दी गईं। इससे लड़कों की तादाद ज़्यादा हो गई और लड़कियों की तादाद 25 से 30% रह गई। इसलिए जब तक जाति के आधार पर गणना नहीं होगी तब तक आप क्या सुविधा किसे और कैसे देंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि जनसंख्या की गणना जाति पर आधारित हो, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में भी इसके कारण बहुत मुश्किलें हो रही हैं। वजीफ़ा देने में भी कठिनाई आ रही है। वजीफ़ा लेने के लिए लड़कियों को अनेक जगह जाना पड़ रहा है। डिक्टेशन समाप्त हुआ। उम्मीद है आप लोगों ने लिखा होगा।
10 मिनट का था, 80 शब्द प्रति मिनट की गति से था।